बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 5 हम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने लगे हैं। इसमें बेसिक फार्मूले या बेसिक टेक्निक जो वेक्टर की इंटीग्रेशन के ऊपर अप्लाई होती है या जो बेसिक थ्योरम है उन सब का इंशाल्लाह जिक्र किया जाएगा। लेकिन हम फ़िलहाल छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में देंगे और उसके बाद में डिटेल में जाएंगे जिसमें ग्रीन थ्योरम और गॉस डिवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम को इसकी एप्लीकेशन के तौर पे पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम लाइन इंटीग्रल को शामिल करते हैं। तो बच्चों, लाइन इंटीग्रल असल में इसको मैंने थोड़ा सा लिखा है कि इसकी डेफिनेशन समझ लें या इसका प्रोसेस समझ लें कि किस तरह से लाइन इंटीग्रल को सॉल्व किया जाएगा। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ अलोंग ए कर्व इज़ द इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। तो मतलब आपने क्या करना है, इंटीग्रल लेना है। यहाँ से देखें, ये चीज़ हमें बता रही है कि आपने किस चीज़ को इंटीग्रेट करना है। आपने करना है जी कंपोनेंट ऑफ एफ को अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, यानी आपने कर्व के अलोंग इंटीग्रल तो लेना ही लेना है, लेकिन किस चीज़ का लेना है इंटीग्रल, वो आपने लेना है इस पार्ट का, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। यानी कोई वेक्टर फंक्शन एफ है हमारे पास, आप उसका लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उस वेक्टर एफ का वो कंपोनेंट देखना है जो उस कर्व के टेंजेंट के अलोंग होगा। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले तो कर्व का टेंजेंट ढूंढना होगा। इस पॉइंट पे, एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात हो रही है, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें पहले क्या करना है, टेंजेंट टू द कर्व ढूंढना है। लेट्स से मेरे पास ये देखें, मैं इसको फिजिकली इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक कर्व पाथ है जो कि पॉइंट ए से शुरू हो रहा है और लेट्स से कि वो पॉइंट बी तक जा रहा है। ये एक कर्व पाथ आ गया। लेट्स से कि एक पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर है, हम यहाँ पे शो करते हैं, ये आर इसका पोजीशन वेक्टर है। ये देखें, ये मेरे पास एक पॉइंट पी है। तो हम इस पॉइंट पी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, हम पॉइंट पी की बात करेंगे। तो ये जो पॉइंट पी है हम इसकी बात कर रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर लेट्स से कि वेक्टर फंक्शन एफ इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर फंक्शन एफ है। तो ज़रा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल से देखते हैं कि जो मैंने आपको बात बताई है उसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, कि हमने इस वेक्टर फंक्शन एफ का इस कर्व के अलोंग में लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने बोला है आपको कि हमने सबसे पहले जिस एक पार्टिकुलर पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं तो हमने उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ढूंढना है। कर्व के ऊपर टेंजेंट डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगा। ये लेट्स से कि टेंजेंट है, इसको हम टेंजेंट का नाम दे देते हैं। ये जो पी टी लाइन मैंने खींची है, जो ड्रॉ की है, इट इज़ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट पी। अब आपने वेक्टर एफ का वो कंपोनेंट लेना है जो इस टेंजेंट के अलोंग है। ये इस लाइन का मतलब बनता है कंपोनेंट ऑफ एफ, वी आर सेलेक्टिंग द कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। सो वी हैव टू सेलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ एफ विच इज़ अलोंग द टेंजेंट टू द पी टी। पी टी के अलोंग होगा, आपने उसका लाइन उसको इंटीग्रेट कर देना है उस कंपोनेंट को लेकर, यानी एफ का वो कंपोनेंट जो इस टेंजेंट के अलोंग होगा, उस कंपोनेंट को लेके आपने उसको इंटीग्रेट करना है फॉर द होल पाथ ए बी। ये लाइन इंटीग्रल का मतलब होगा। सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर फंक्शन एफ अलोंग ए कर्व इज द इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व का ये मतलब बनता है। अब देखें, ये जो पी टी टेंजेंट है, लेट्स से कि हम इसका अगर देखते हैं यूनिट वेक्टर, तो हमें डेफिनेटली हम पीछे सीख के आए हैं कि एफ डॉट एन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। अगर एन जो है वो क्या चीज़ है, इट इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ द टेंजेंट पी टी। तो हमें पता है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर का किसी यूनिट वेक्टर के साथ, तो यू आर सिलेक्टिंग द कंपोनेंट ऑफ एफ
along that unit vector। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है जो लिखी है हमने डेफिनेशन में कि वी हैव टू सेलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ f विच इज़ along द टेंजेंट। तो वी आर जस्ट टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर f विद द यूनिट वेक्टर। लेट्स से कि मैं n के साथ नहीं शो करता, इसको r के साथ शो कर देता हूँ या dr के साथ शो कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि यूजुअली स्टूडेंट्स बिकम कंफ्यूज विद द n यूनिट वेक्टर। n यूनिट वेक्टर इज़ जनरली यूज फॉर द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहे थे, तो मैंने dr के साथ इसको शो कर दिया। तो f डॉट dr will be equivalent to the component of f which is along the tangent. dr is the unit vector of the tangent। ये जो pt टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है इसका यूनिट वेक्टर है dr। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे f डॉट dr तो आपको पता ही है डॉट प्रोडक्ट में क्या मतलब होता है कि आप वेक्टर f का वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो dr के अलोंग है। तो dr की डायरेक्शन क्या होगी? डेफिनेटली जो pt की डायरेक्शन है वही dr की डायरेक्शन है। तो हम अगर देखते हैं लेट्स से कि मैं इसको जो यहाँ तक पाथ आ रहा है इसको अगर ds का नाम दे देता हूँ, यहाँ तक ये जो पाथ है इतना पाथ जो है लेट्स से कि ये ds के बराबर है। तो ये जो लेंथ है फ़र्ज़ किया जो pt है इसको आप dr यूनिट वेक्टर का dr वेक्टर का नाम दे रहे हैं, यानी जो टेंजेंट वेक्टर है हमारा pt हम उसको dr वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो dr वेक्टर है हमारे पास इस dr वेक्टर को हम टेंजेंट वेक्टर का नाम दे रहे हैं और dr यूनिट वेक्टर बराबर होता है, आपको पता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम हमेशा यूनिट वेक्टर को इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो dr की मैग्नीट्यूड हाँ ये dr और ds में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। s चूँकि एग्जैक्ट पाथ है कर्व के ऊपर इसलिए हम इसको dr को अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ds। तो अगर आप dr को ds से भी रिप्लेस कर दें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो अब देखें हमें बात समझ आती है। अब मैं अगर फार्मूला लिखता हूँ सो लाइन इंटीग्रल का फार्मूला क्या बन जाएगा? देखें जी, लाइन इंटीग्रल will be equivalent to we will integrate the component of f which is along the tangent this for the whole path a b। इस whole path को हम a से b तक इसकी लिमिट अप्लाई की है और ये देखें ये आ जाएगा f डॉट n इंटू डी एस। फर्स्टली वी आर मल्टीप्लाइंग विद ds यानी इतने पाथ के लिए इस कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया जाएगा ds पाथ के लिए एंड लेटर ऑन वी विल अप्लाई द लिमिट फॉर द ए बी वी विल गेट द होल वैल्यू ऑफ द f डॉट d या एफ डी एस। तो ये लाइन इंटीग्रल का मतलब बन रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब जस्ट आप रिप्लेस करते हैं अगर n को यहाँ पे मैंने बोला था कि यूनिट वेक्टर हम dr यूज़ कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पे dr लिख लें। तो f डॉट डी आर आ गया। अब dr की वैल्यू लगाएं तो वो बराबर है dr ओवर ds। तो ये देखें ये मैंने यहाँ से dr को रिमूव किया और dr यूनिट वेक्टर की जगह पे dr ओवर ds लिख दिया। इस ds को ds से कैंसिल कर दें तो हमारे पास सिंपली जो लाइन इंटीग्रल आ जाएगा वो इसके बराबर आ जाएगा जी। लाइन इंटीग्रल इज इक्विवेलेंट टू a टू b f डॉट dr। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं f डॉट dr। यहाँ पे f क्या चीज़ है? हमारा वो वेक्टर है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। dr क्या चीज़ है? उस पाथ का टेंजेंट वेक्टर है जिस पॉइंट के ऊपर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं वेक्टर को, उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट वेक्टर है। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रल हमेशा इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम अगर रेगुलर लाइफ के अंदर लाइन इंटीग्रल की एग्जांपल देखते हैं तो लेट्स से कि f अगर हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स है देन दिस लाइन इंटीग्रल विल रिप्रेजेंट द टोटल वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी। यानी लेट्स से कि f हमारे पास अगर वेक्टर फंक्शन एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर देखें
इसी वैल्यू को, इसी लाइन इंटीग्रल को रेगुलर लाइफ के अंदर, यानी अगर कोई एग्जांपल हम देखते हैं तो पूरे पाथ ए टू बी के लिए जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये ए टू बी एफ डॉट डी आर, इट विल रिप्रेजेंट द टोटल वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी। तो ये लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन थी और उसकी रेगुलर लाइफ के अंदर हमने एग्जांपल देखी है। इसी तरह से अगर ये जो वेक्टर एफ है ये फोर्स की बजाय अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे और ये जो पाथ ए बी है ये पाथ एक ओपन पाथ होने की बजाय एक क्लोज पाथ हो, तो फिर लाइन इंटीग्रल हमारी प्रैक्टिस के अंदर जो रेगुलर लाइफ में एग्जांपल्स मिलती हैं, इट विल रिप्रेजेंट द एम्पेयर्स लॉ। फिर ये इस तरह से लिखा जाएगा कि लाइन इंटीग्रल फॉर द होल पाथ ए टू बी, लेट्स से कि ये एक सर्कुलर पाथ है या एक क्लोज पाथ है, बी डॉट डी एल। यानी मैंने बोला है कि क्योंकि जो वेक्टर है वो तो कुछ कोई भी वेक्टर हो सकता है ना, मतलब फोर्स भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। तो अगर हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर इसको मतलब कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अगर वेक्टर जो है वो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर वो वैल्यूज़ किस किस के बराबर आ रही हैं रेगुलर लाइफ में या हमारी जनरल फिज़िक्स में, तो वो एम्पेयर लॉ के बराबर आता है। इसको हम एम्पेयर लॉ बोलते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, अब देखें हम इसी तरह से अगर ये जो वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता, तो फिर बच्चों हम इसको यूँ लिख सकते थे कि इट विल रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। इसको आप यूँ लिख लेते। तो ये तीसरी एग्जांपल पुट कर रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट एग्जांपल थी वर्क के बराबर आया हमारा लाइन इंटीग्रल, और सेकंड में हमने देखा कि ये एम्पेयर लॉ बन गया, और फिर हम देख रहे हैं कि ये इट विल रिप्रेजेंट वी बी माइनस वी ए फॉर द लाइन इंटीग्रल ए टू बी if we replace the vector e with the vector f with the e। यानी अगर वेक्टर f हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है तो ये फिर हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये याद रखें, अगर क्लोज कर्व होगा, ये एक ओपन कर्व है या एक सेगमेंट ऑफ कर्व है, तो अगर क्लोज कर्व हो यानी ए से बी तक या इस तरह सा एक क्लोज सा पाथ बने, इसको हम क्लोज कर्व का नाम देंगे। तो उसके लिए हम सिंबल इंटीग्रेशन का ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ये वाला जो हमने पहले यूज़ किया है। तो ये क्लोज कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे वैसे माइनस का साइन भी आता है। तो ये डिफरेंट मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपको लाइन इंटीग्रल की, और बताया है कि लाइन इंटीग्रल का रेगुलर लाइफ में रेगुलर फिज़िक्स के अंदर कहाँ कहाँ पे यूज़ है, कौन कौन सी उसकी एग्जांपल्स है, और लाइन इंटीग्रल का फ़िज़िक्स के अंदर मतलब क्या है। तो डेफिनेशन को याद रखिएगा। दोबारा दोहरा देता हूँ कि लाइन इंटीग्रल क्या है कि वी आर इंटीग्रेटिंग the component of the f which is along the tangent to the curve for a particular curve, ठीक है। तो that is called line integral of the vector। वो वेक्टर हमने मुख्तलिफ वेक्टर्स लेके देखे तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो एग्जांपल सामने आ गए। तो अभी हम बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल की। एक और चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन सॉल्व की जा रही है वो जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलॉन्ग सॉल्व की जा रही है। तो ये लाइन इंटीग्रल की ये भी एक स्पेसिफिकेशन समझ लें या लिमिटेशन समझ लें कि जो लाइन इंटीग्रल है इसके अंदर जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है जिसके अलॉन्ग में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। यानी इन तमाम एग्जांपल के अंदर हम जो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं वो अलॉन्ग द पाथ या अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट या फिर अलॉन्ग द कर्व जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे हम उसको ले रहे हैं, उसके अलॉन्ग उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यही वजह है कि इसको हम सिंगल इंटीग्रल भी बोलते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, डबल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं होती। तो वो सरफेस इंटीग्रल के अंदर इन्वॉल्व होगी डबल इंटीग्रेशन, उसमें डबल वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। तो इसके अंदर आप याद रखिएगा कि लाइन इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल यहाँ पे भी आएगी, उसके अंदर वन
इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही इन्वॉल्व रहेगा। जी बच्चों, तो सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? इसकी भी मैंने डेफिनेशन लिखी है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ ओवर द सरफेस एस इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एफ along द नॉर्मल टू द सरफेस। यानी ये एक ऐसा इंटीग्रल है जो आप जब किसी सरफेस के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप जिस वेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, जिसका आपने सरफेस इंटीग्रल निकालना है, आपने उस वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट लेना है जो उस सरफेस के नॉर्मल के पैरेलल होगा। तो उसके अंदर हम लाइन इंटीग्रल में हमने देखा था कि वेक्टर का वो कंपोनेंट सेलेक्ट किया गया था जो टेंजेंट के पैरेलल था। यहाँ पे हम वेक्टर का वो कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे जो नॉर्मल के पैरेलल है। तो लेट्स से कि हमारे पास ये एक मतलब कोई भी एक सरफेस है, तो लेट्स से कि दैट इज़ द स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस सरफेस डी एस। और यहाँ पे लेट्स से कि ये वेक्टर एफ है जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं थ्रू होल दिस सरफेस। इस पूरी सरफेस के लिए इस वेक्टर को आपने अगर इंटीग्रेट करना है तो इसमें याद रखें कि हम जब सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो लेट्स से कि दैट इज़ दी नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस दिस सरफेस। ये सरफेस एस जो है, लेट्स से कि होल सरफेस एस है, उसका एक सेगमेंट डी एस है। तो हमने वेक्टर एफ का वो कंपोनेंट लेना है जो इस नॉर्मल के अलोंग है, ये इसका मतलब है। फिर इस पूरी सरफेस के लिए आप उसका इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें, इंटीग्रल अप्लाई कर दें, तो दैट विल बी द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर। सो दोबारा से मैं इसको रीड आउट करता हूँ। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन है। आप किसी वेक्टर एफ का जब सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ओवर द सरफेस एस के लिए इज़ डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एफ। आपने इंटीग्रल लेना है, लेकिन किस कंपोनेंट का? आप कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। आपने इंटीग्रल अप्लाई करना है वेक्टर एफ के उस कंपोनेंट का जो उस सरफेस के नॉर्मल के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखें, द कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द नॉर्मल। डेफिनेटली जब आप, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी आपने कोई कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल निकालना होता है किसी वेक्टर का, तो आप उसके यूनिट वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो वी विल गेट दिस कंपोनेंट ऑफ एफ विच इज़ अलोंग द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, वेयर एन इज़ द नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू डी एस। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब हम देखें कि किसी भी, हम पीछे पढ़ के आए हैं ग्रेडियंट के केस के अंदर, कि जो आप अगर नॉर्मल यूनिट वेक्टर को निकालना चाहें तो हमें पता है कि हमेशा ग्रेडियंट ऑफ द सरफेस जो है वो हमेशा नॉर्मल के लॉन्ग होता है। तो अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो आप ग्रेडियंट के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, यानी ग्रेडियंट ऑफ द सरफेस कह लें, या फिर कोई भी स्केलर फंक्शन है। तो यहाँ पे हम उसको f का नाम दे रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ f ओवर ग्रेडियंट ऑफ f की मैग्नीट्यूड। तो ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकल आएगा। देखें हमने जो पीछे फार्मूला पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन का, तो डेफिनेटली ये s एक स्केलर फंक्शन होगी, यहाँ पे कोई स्केलर वैल्यू होगी। अगर हमें उसका ग्रेडियंट पता चल जाता है तो उसके ग्रेडियंट को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हमारे पास ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि जब आप इसका फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूले में को पहले चले मैं लिख देता हूँ। सरफेस इंटीग्रल जो है वो किसके बराबर आता है? सरफेस इंटीग्रल इज इक्विवेलेंट टू, डेफिनेटली हमने इसको इंटीग्रेट करना है फॉर द होल सरफेस एस। तो उसके लिए हमें एक पहले इसको स्मॉल सरफेस एलिमेंट डी एस से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आ जाएगा एफ डॉट एन, ये वो कंपोनेंट ले लिया हमने वेक्टर एफ का विच इज़ अलोंग द नॉर्मल। अब आप इसको डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डी एस के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसको होल सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये डेफिनेशन बनती है किसकी? सरफेस इंटीग्रल की। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये डी एस जो है ये आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। देखें, मैं इसको जस्ट एज एन एग्जांपल देता हूँ क्योंकि हम 2 डायमेंशन में आ चुके हैं अब तो इसलिए हम इसको लेट्स से कि इस तरह से देख लेते हैं। फ़र्ज़ किया मेरे पास ये डायमेंशंस हैं
हाँ जी, ये देखें, ये डायमेंशंस ले लेते हैं और लेट्स से कि ये एक्स एक्सिस की डायमेंशन ये वाई की और ये जी की है। हमारे पास इस तरह से एक सरफेस है, लेट्स से कि ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये इस तरह से, ये। तो अब देखें ये लेट्स से कि डी एस सरफेस है, हम पूरी सरफेस को डी एस कह लेते हैं, ये एक डी एस सरफेस है। हमें इसमें से देखना है कि डी एस सरफेस में कैलकुलेशन इसकी किस तरह से की जाएगी। इसका अगर प्रोजेक्शन देखें इस डी एस सरफेस का, तो ये इसका प्रोजेक्शन है कहाँ पे, एक्स वाई के ऊपर, ये एक्स वाई डायमेंशन के लॉन्ग ये इसका प्रोजेक्शन आएगा। और यहाँ पे अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये नॉर्मल है, और अगर आप देखते हैं तो के यूनिट वेक्टर जो है, चूँकि वो जी एक्सिस के लॉन्ग होता है, तो ये इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा। तो हम अगर देखते हैं कि एन डॉट के लेते हैं हम, या फिर डी एस सरफेस अगर पूरी लेनी है, तो ये डी एक्स डी वाई की हेल्प से कैलकुलेट की जा सकती है। ये देखें, ये जो डी एक्स डी वाई का पोर्शन आ रहा है हमारे पास, विच इज़ अलॉन्ग दी एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन में आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डी एस सरफेस है ये एक्स वाई प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो अगर आप इसके थीटा के साथ वाला कंपोनेंट निकालें तो ये आ जाता है डी एस कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि याद रखें हमेशा थीटा के साथ वाला हमेशा भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर कंपोनेंट क्या होता है, ये डी एस कॉस थीटा आएगा। ये जो डी एस कॉस थीटा है ये एक्चुअली डी एक्स इंटू डी वाई के इक्वल है। ये जो सरफेस थी, मैंने पहले बोला है कि वी आर ड्राइंग दी प्रोजेक्शन, डी एस तो इंक्लाइंड है ना, यहाँ पे इस तरह से इंक्लाइन है, तो ये जो इसका पोर्शन है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर आ रहा है। हम अगर उस की बात करें कि डी एक्स डी वाई यहाँ पे किसके बराबर है, तो डी एक्स डी वाई जो है वो बराबर होता है यहाँ पे डी एस कॉस ऑफ थीटा के बराबर। ये यहाँ से अगर आप डी एस निकालते हैं डेफिनेटली, तो डी एस किसके बराबर आएगा, डी एस बराबर आ जाएगा डी एक्स डी वाई ओवर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी एस, ये डी एस आ गया। अब देखें हम कॉस थीटा की वैल्यू को किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, कि जो एन डॉट के है, अगर आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एन डॉट के, ये एन की मैग्नीट्यूड भी जो है वो 1 है, के की मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो ये भी 1 आ गया इनटू कॉस ऑफ थीटा आ गया। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं कि कॉस थीटा की जगह पे आप एन डॉट के पुट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कॉस थीटा को हटा के यहाँ पे एन डॉट के पुट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने एन डॉट के पुट कर दिया। तो ये बाज़ दफ़ा डी एस को बेटे हम इस फार्मूले से भी लिखते हैं ये, तो इसकी जो फिज़िकल इंटरप्रिटेशन थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि डी एस इज़ दी स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सरफेस एस, और इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस फार्मूले से निकाली जाएगी। इसमें हमें ये देखना होगा कि हमारी जो सरफेस है वो कौन सी प्लेन के अंदर उसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है, तो उस रिस्पेक्ट से फिर हम डी एस की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें ये सरफेस इस तरह से इंक्लाइन थी, तो मैंने इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई के लॉन्ग लिया है अगर, तो फिर डेफिनेटली जो डी एस है उसमें ये जो 2 यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व है एन डॉट के डी एक्स डी वाई की अलॉन्ग, जो यूँ समझ लें कि डी एक्स डी वाई जब आप निकाल रहे थे तो आप यूँ ले रहे थे इसको डी एस इंटू एन डॉट के, क्योंकि हमें यानी अगर आपने वो कंपोनेंट निकालना है डी एस का जो कि डी एक्स डी वाई के अलॉन्ग है, तो डेफिनेटली हमें उसकी जो डायरेक्शन है डी एक्स डी वाई की वो किसके अलॉन्ग है, के अलॉन्ग। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर का के डॉट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वी विल गेट द कंपोनेंट ऑफ द डी एस विच इज़ पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन।
तो ये एक ट्रिक है जो हम पीछे डॉट प्रोडक्ट पढ़ के आए हैं। अब उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही है। जहाँ पे भी मुझे कोई एलिमेंट निकालना होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो मैं जस्ट डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ। तो मुझे चूँकि वो एलिमेंट निकालना था विच इज़ अलोंग द के, यानी सरफेस का वो एलिमेंट निकालना है वो जो के अलोंग है, तो मैंने के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया उसका। तो डेफिनेटली अगर के लॉन्ग मैं सरफेस एलिमेंट निकाल रहा हूँ, तो के लॉन्ग सरफेस एलिमेंट जो निकलेगा उसकी जो प्लेन होगी वो एक्स वाई प्लेन होगी। यानी देखें ना, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये वाली जो एक्स वाई प्लेन है, मैं इसको फाइंड आउट करना चाह रहा था। तो इसका जो वेक्टर है वो किसके लॉन्ग है, वो के लॉन्ग है। तो अगर मैंने इसको फाइंड आउट करना है तो मैंने एन के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, डी एस में से मतलब एन के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लिया के साथ, तो एन डॉट के विल इक्वल टू दी डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो ये वो कंपोनेंट आ गया डी एस का जो एक्स वाई प्लेन के अंदर आएगा। तो उस फार्मूले की हेल्प से मैंने डी एस निकाला है। पे डी एस जो है वो किसके बराबर आएगा, वो डी एक्स डी वाई ओवर एन डॉट के बराबर आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आप बार बार इस चीज़ को देखें जो मैंने बातें की हैं, तो आपको बिल्कुल सही तरह से समझ आ जाएगी जो हम इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। तो सिंपल बात याद रखिएगा कि जब भी आपको एक कंपोनेंट लेना होता है किसी दूसरी डायरेक्शन के अलोंग में, तो आप उस वेक्टर का उसके पार्टिकुलर डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो वो उस वेक्टर का उस पार्टिकुलर यूनिट वेक्टर के अलोंग में आपको कंपोनेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे चूँकि हम डी एस का वो कंपोनेंट ढूंढ रहे थे जो के अलोंग है, तो इसलिए मैंने एन डॉट के करके उसको लिख दिया है, डी एस इंटू एन डॉट के। जी, तो ये बात ख़त्म होती है यहाँ पे, ये सरफेस इंटीग्रल। अब हम देखते हैं कि रेगुलर लाइफ के अंदर या रेगुलर फिज़िक्स के अंदर डिफरेंट एग्जांपल सरफेस इंटीग्रल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स से कि अगर f जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, f जो है वेक्टर हम जिसको कंसिडर कर रहे हैं वो लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड को। तो अगर वो f जो है वो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फिर वाटर फ्लक्स के इक्विवेलेंट आएगी ये इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ एनी ऑफ द वेक्टर थ्रू एनी ऑफ द क्लोज सरफेस दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्स, तो ये वाटर फ्लक्स के इक्विवेलेंट आएगी। इसी तरह से अगर f जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो डेफिनेटली ये इक्वेशन फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय अगर यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर पुट कर देता हूँ, तो ये b डॉट n आ जाएगा। तो यही सरफेस इंटीग्रल फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डेली लाइफ के अंदर हमारे जो डिफरेंट एग्जांपल्स थी उसको हमने देखा। इसी तरह से ये जो सरफेस हमने मतलब कंसिडर की है, ये एक क्लोज सरफेस है, बंद सरफेस है। तो उसके लिए फिर जो सिंबल है सरफेस इंटीग्रल का, उसका ये सिंबल यूज़ करेंगे। तो उस केस में फिर ये जो सरफेस इंटीग्रल होगा ये पूरी क्लोज सरफेस के फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये ज़ीरो के बराबर आ जाता है, यानी देखिए मैंने बारी बारी डिफरेंट एग्जांपल दी है। मैंने पहले वाटर फ्लक्स की बात की है, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब हम एक अनदर एग्जांपल ज़हन में बैठा रहे हैं कि एक क्लोज सरफेस है, बंद सरफेस है सारी, उसके लिए आप फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, और जो कोई भी एक वेक्टर है उसका आप क्लोज सरफेस के लिए क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स। तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स अगर ज़ीरो के बराबर आता है, हम ये पहले भी वैसे देख चुके हैं, तो उस वेक्टर को फिर सोलेनाइडल वेक्टर कहा जाएगा। उस वेक्टर को मैं बी को हटा के कोई एक जनरल वेक्टर ले लेता हूँ। फर्ज किया कि वेक्टर एफ ही है, एक जनरल वेक्टर एफ है, उसका आपने क्लोज सरफेस के लिए क्या लिया, सरफेस इंटीग्रल निकाला और वो ज़ीरो के बराबर आ गया। तो फिर f जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक सोलेनाइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, हम पहले भी इसको एक्सप्लेन करके आए हैं पीछे, जब हमने डाइवर्जेंस की बात की थी, तो वहाँ पे भी मैंने सोलेनाइडल, या फिर यहाँ पे हमने कर्ल की बात की, तो वहाँ पे भी हमने सोलेनाइडल वेक्टर को एक्सप्लेन किया था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम इंटीग्रल की फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी। सो वॉल्यूम इंटीग्रल की कोई स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट आपको जिस तरह से इसके फार्मूले में नज़र आ रहा है उसी तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं।
वॉल्यूम इंटीग्रल को कि ये लेट एफ बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड वॉल्यूम वी इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। यानी वेक्टर एफ जो है हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो है वो एक वॉल्यूम के अंदर मौजूद है। तो अगर आप उसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना चाहते हैं उस वेक्टर का, तो आप जस्ट उसके ऊपर वॉल्यूम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने f को वेक्टर लिखा है और जो वॉल्यूम है डेफिनेटली वो स्केलर है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो है ये स्केलर वैल्यू भी हो सकती है और उस केस में हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि इट कुड बी स्केलर एज वेल। उस केस में डेफिनेटली ये जो हम लेंगे डायरेक्ट वेक्टर की बजाय हम डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर लेंगे, यानी डेल डॉट एफ इंटू डी वी लेंगे। तो आमतौर पे जो वॉल्यूम इंटीग्रल का फार्मूला यूज़ होता है वो इस फॉर्म में यूज़ होता है कि वेक्टर को एज सच वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट नहीं किया जाता, बल्कि हम पहले उसका डाइवर्जेंस लेते हैं और फिर उसके डाइवर्जेंस को पूरे वॉल्यूम के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये हमारी डिस्कशन थी थोड़ी सी, ताकि हम लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल और आगे वॉल्यूम इंटीग्रल का यूज़ करने वाले हैं, तो हमें इन तीनों इंटीग्रल के बारे में पहले पता हो। तो दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स की तीन तरह से इंटीग्रेशन की जाती है, 1 डायमेंशनली, 2 डायमेंशनली या फिर 3 डायमेंशनली। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इसके लिए इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। जो नेक्स्ट लेसन्स हैं हमारे वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो नेक्स्ट बच्चों हम इंशाल्लाह देखेंगे ग्रीन थ्योरम और उसके बाद फिर स्टोक्स थ्योरम और फिर डाइवर्जेंस थ्योरम।